2 चैप्टर इससे पहले पढ़े थे ना, तीसरा चैप्टर होगा। देखिए तीसरा चैप्टर जो है हमारा क्या है, आंखों देखा गदर। आंखों देखा गदर, आंखों देखा गदर। गदर मतलब क्या होता है? अरे गदर मूवी नहीं है, गदर का मतलब क्या होता है? कह रहा गदर मचाएंगे। आप लोगों को बोले थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ लेने के लिए थोड़ा सा। ये बात जो है 1857 की है, ठीक है, बात जो है 1857 की है, ठीक है। आंखों देखा गदर मतलब आंखों देखा क्रांति, आंख से देखी गई क्रांति। बूंदे यह जुबानी थी, जो हर बुंदेले के व्यक्ति क्या कह रहे थे कि हमने तो देखी थी झांसी की रानी को लड़ते हुए, ठीक है। तो आंखों देखा गदर का मतलब है कि क्रांति देखा गया था, ठीक है। तो आंखों देखा गदर जो है यहां, ठीक है, क्लास 11th है ना। चलिए देखिए, आंखों देखा गदर के जो लेखक की बात किया जाए तो लेखक अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? विष्णु भट्ट गोडसे। इसका लेखक कौन है भाई? विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर, ठीक है, बरसईकर। दूसरा नाम जो है इनका गोडसे भाटा जी के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1828 ईस्वी में। जन्म स्थान की बात कहा जाए तो ग्राम बरसई, रायगढ़, महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है। मुंबई में जो ग्राम बरसई कहा जाए, गांव बरसई और रायगढ़ के आसपास, ठीक है। पिताजी जो है पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। पिताजी कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट जी थे। और शिक्षा की बात किया जाए तो स्वाध्याय द्वारा परंपरागत रूप से संस्कृति और मराठी की शिक्षा प्राप्त किए हुए थे, ठीक है। और वृत्त में तो क्या उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे कि लिखे पुरोहित, कर्मकांड एवं कृषि इत्यादि, कृति में एकमात्र और माझा प्रवास, ये सब जो है सो लिखे हुए हैं, ठीक है। आंखों देखा गदर में जो है देखिए ये जो बात आएगा ना, क्रांति की बात आएगा। किसकी बात आएगा? क्रांति की बात आएगा। इसमें बात क्रांति की आएगा, जो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई किस तरह से लड़ती है, ठीक है। पहले तो मौसम के बारे में कुछ बात बताया गया है, ठीक है। जैसे क्या कहा जा रहा है इसमें, चैत का महीना आन पहुंचा, मतलब चैत का महीना आन पहुंचा का मतलब यहां क्या हुआ कि चैत का महीना जो है आ गया है, ठीक है, आरंभ हो गया है, ठीक है। गर्मी के झोंके लगने लगे हैं। अभी कौन सा महीना है? वो वाला तो बुझे छे हम, चैत बैसाख वाला में कौन महीना है? महीना आन पहुंचा और गर्मी के झोंके लगने लगे, गर्मी के झोंके लगने लगे, ठीक है। बसंत के जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु का राज्य स्थापित हुआ। जैसे ही बसंत का समय जब जाता है, बसंत ऋतु जाता है ना, उसके जस्ट जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम आ जाता है, ठीक है, स्थापित हुआ। यह तो निश्चित हो ही चुका था कि झांसी में लड़ाई होगी। मतलब अब मौसम के बारे में तो कुछ बता दिया कि अभी मौसम कैसा है, तो गर्मी का मौसम आन पड़ा है, ठीक है। चैत महीना आन पहुंचा मतलब गर्मी के झोंके लगने लगेंगे। बसंत की जाने के बाद गर्मी स्थापित हो रही है, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु स्थापित हो गई है, ठीक है। यह तो निश्चित हो चुका था, निश्चित हो चुका था का मतलब हुआ कि यहां तय हो चुका था कि झांसी में लड़ाई जरूर होगी।
लोग जान पड़े थे कि झांसी में लड़ाई जरूर होगी और इसलिए कुछ सावधान नागरिक और अपने औरत बच्चों और धन दौलत को लेकर ग्वालियर चले गए। मतलब कहने का कि जैसे वहां के लोगों को आभास हो गया कि अब जो है झांसी में लड़ाई होना है, गदर मचना है, क्रांति होना है। तो जो कुछ समझदार, जो कुछ समझने वाले व्यक्ति थे, इसलिए कुछ सावधान नागरिक, मतलब सावधान मतलब जो पहले से सावधान होना चाहते थे, सावधान नागरिक अपने औरत यानी बाल बच्चे अपने परिवार के साथ और धन संपत्ति लेकर के ग्वालियर चले गए। कहां चले गए? ग्वालियर चले गए। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ठीक है। कहां चले गए? ग्वालियर चले गए। चैत बीता और बैसाख लगा। तो चैत बीता बैसाख लगा। एक दिन शहर के दक्षिण की ओर मैदान में तंबू दिखाई पड़ने लगे और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देती थी। मतलब चैत बीता, बैसाख का समय आ गया था और एक दिन देखने को मिला कि शहर के दक्षिण की ओर जो है मैदान में तंबू दिखाई पड़े। तंबू यहां कहा जाए तो वो जो क्या बोलते हैं, टेंट, समियाना नहीं होता है। अब कोई आदमी जैसे देखिएगा कि कोई फौजी आर्मी वगैरह सब होता है, तंबू लगा करके रहते हैं ना, वैसे ही तंबू दिखाई पड़ने लगे और इधर उधर आग रोशनी भी दिखाई देने लगी। इसका मतलब हो रहा है कि वहां कहीं ना कहीं लोग रह रहे हैं। अब सांझ के समय हम लोग किले के ऊंचे बुर्ज पर से देखने लगे तो शहर के चारों ओर जगह जगह पर तंबू गाड़ कर पलटने उतरी हुई दिखाई दी। मतलब सेनाएं उतरी हुई दिखाई दी। जब हमने ऊपर चढ़ करके देखा तो देखने से पता चला कि तंबू कहीं कहीं पर जगह जगह पर लगा हुआ है और पलटने मतलब सेना उतरती हुई दिखाई दे रही है। किसको? वहां के लोगों को। अब चारों तरफ हलचल मच रही थी। चारों तरफ क्या हो रही थी भाई? हलचल मच रही थी और चढ़ाई हो गई है। यह देखकर रात में बाई साहब खुद के किले पर और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी, मतलब व्यवस्था करने लगी। कौन? बाई साहब यहां झांसी की रानी है, ठीक है। बाई साहब जो है खुद किले पर चढ़ करके, किला जानता है ना, अब जैसे झांसी की रानी तो थी ही, तो आसपास में क्या होगा भाई? किला होता है, राजाओं का किला, ठीक है। किला देखिए होता है ना, किला होता है। उस किला के ऊपर किला जो रहता है बना हुआ बहुत काफी ऊंचा बना रहता है। तो हाँ राजनगर में है, जैसे बड़ा बड़ा किला है, वो तो ढह रहा है, टूट रहा है अब, है ना। तो हाँ ठीक है, तो बड़ा बड़ा किला है और उस किला जो बना रहता है तो काफी ऊंचा तक बना रहता है। उस किला पर चढ़ करके हर तरह से चीज दिखाई दे सकता है, ठीक है, कहां पर क्या है नहीं है ना। तो पलटने उतरती हुई दिखाई दी। चारों तरफ हलचल मच रही थी, चढ़ाई हो गई। यह देखकर रात में बाई साहब खुद किले पर चढ़ करके और शहर की दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी, व्यवस्था करने लगी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियों और उनके दीवारों पर घूम घूम कर बंदोबस्त करने लगी। फाटकों के पास सिपाहियों की टुकड़ियों और उनके साथ एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार नियुक्त कर दिए गए। मतलब कि अब क्या किए कि झांसी की रानी जो है घूम घूम करके जो देखे, उनको पता चला तो हर जगह घूम घूम करके, ठीक है, फाटकों के आसपास सिपाहियों की टुकड़ी यानी सिपाही को जो है एक साथ जो है एक एक बहादुर और भरोसेमंद व्यक्ति को रख दिया गया कि कोई ऐसा ना हो जाए। भरोसेमंद व्यक्ति क्या? जिस पर विश्वास, हाँ, गद्दार ना निकल जाए। ऐसा ना हो कि बस उसके सेना के साथ मिल करके अपना ही संहार कर दे, ठीक है, ऐसी बात है। दूसरे दिन देखिए, तो ये तो पहले दिन की बातें हैं। अब दूसरे दिन क्या हुआ? वो तो एक एक बहादुर और भरोसे के सरदार को नियुक्त कर दिया। नियुक्त मतलब लगा दिए पहरेदारी में। अब थोड़ा सा सावधान तो होना पड़ेगा भाई, क्योंकि युद्ध तो शुरू होने वाली है, ठीक है, पता नहीं कब आक्रमण कर दे, है ना।
दूसरे दिन सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए। मतलब कि दूसरे दिन क्या हुआ, सवेरे शहर की दीवार के पास मोर्चा बांधने के लिए, मोर्चा बांधने का मतलब क्या होता है, जैसे अपना सेना को तैनात कर देना। ठीक है, ठीक है। अंग्रेजों के 20-25 सवार दौड़ते हुए आए, किले के पश्चिम की तरफ आकर दीवार की तरफ बढ़ने लगे। वैसे ही हमारी तरफ के दक्ष और होशियार गोलंदाज ने तोप में मतलब पलीता रख दिया। अब जैसे हमारे तरफ से भी क्या किया कि ठीक है, तू मोर्चा बना रहा है, सेनाओं का मोर्चा बना रहा है ना भाई, तुम बनाओ। फिर इधर के आदमी सेना जो है क्या किया, तोप वगैरह सब लगा के जो रखे हुए थे, तोप में देखिए जैसे बॉर्डर मूवी देखते होइएगा तो अंदर में गोला डाला जाता है ना, तोप के अंदर में गोला सब डालेगा और तब यूं छोड़ेगा तो आग का गोला सब गिरेगा, है ना। ठीक है, तोप का मतलब क्या होता है, आग का। जैसे तोप चलाने का मतलब क्या होता है, जैसे बंदूक चलाने का मतलब होता है उसमें से गोली निकलना और लगना। तोप चलाने का मतलब क्या होता है, जैसे तोप चलाएं तो इसका मतलब कि बड़ा बड़ा गोला निकलेगा, हर जगह फैलेगा, गिरेगा, वही हुआ मतलब। ठीक है, तो ही गोलंदाज ने तोप में पलीता रख दिया। 10-5 मरे, बाकी भाग गए। जैसे ही मोर्चा 20-25 का जो बनाया था तो इसने क्या किया, तोप में भर करके और मारना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया। जैसे ही छोड़ा तो 10-5 तो मरे, बाकी सब भाग गए। इस तरह पहले दिन अंग्रेजी फौज शहर के चारों तरफ मोर्चे बांधने का प्रयास करती थी, लेकिन हमारे गोलंदाज उनके चीथड़े उड़ाकर रख देते थे। दूसरे दिन भी इसी तरह मोर्चा बांधने के लिए अंग्रेज पीले पड़े थे, लेकिन मोर्चा न बंध सका। और शहर में जो बड़े बड़े लोग थे उन्हें यह मालूम था कि शहर या किले पर कहां से मोर्चा लागू होता है, कहां से मोर्चा लागू होता है, मतलब शुरू होता है। लेकिन यह जानकारी भी बहुत थोड़े लोगों को थी, सबको नहीं थी भाई। अब जैसे देखिए बॉर्डर पर रहने वाले आदमी, जो गवर्नमेंट के आदमी है, उसको पता है कि कहां पर क्या होता है, कहां पर क्या कैसा, मतलब किस तरह से जो है पाकिस्तानी या कोई भी दूसरा देश जो है, अन्य कोई भी देश हो, ठीक है, वह जो है किस जगह से और कहां कैसे लोगों पर आक्रमण कर सकता है। लेकिन हमको, आपको, जनता को थोड़ी उतना पता होता है सारी चीजें। हमको तो बोलेगा हमारा जितना जहां तक जो क्षेत्र है हम अपना जाएंगे, आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बात खत्म। ठीक है, ये बातें हैं। ठीक है, तो सबको पता नहीं था, बहुत थोड़े लोगों को थी। अंदर के षड्यंत्र के कारण कहो या बाहर की अंग्रेजों को इस बात का जानकारी मिला, यह कहो तीसरे दिन अंग्रेज मौके समझ गए। तीसरे दिन अंग्रेज जो है मौके समझ गए, या हो सकता है कोई षड्यंत्र किया हो, चाहे उसको खुद जानकारी मिलकर के किसी तरह से पता चला। फिर रात होने पर उन्होंने सब ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहे। किले के पश्चिमी बाजू पर अंग्रेजों की दक्षिण तरफ की गरनाली तोप चलने लगी। अब किसी तरह से जो बार बार मोर्चा बना करके अंग्रेज जाते थे और उस पर चढ़ाई जो करना चाहते थे, तो मतलब कहीं ना कहीं पकड़ा जाता था, पता चल जाता था, क्योंकि वो भी उसके लिए तो नया था भाई, उसको भी नहीं पता था कि कहां हम कैसे। लेकिन रहते रहते करते करते एक बार मारे जाएंगे, दूसरे सेना को भेजेंगे, तीसरे सेना को भेजेंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, फिर कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जानकारी हो चुकी थी भाई, तो इसने अपना सावधान हो गया। ठीक है, अंग्रेजी दक्षिण तरफ की ओर गरनाली तोप चलने लगी, और जो जैसे ही मोर्चा बना लिए तो अंग्रेजों के द्वारा जो है सो गरनाली तोपे चलने लगी। और जब गरनाली तोपे चलने लगी तो अब देखिए क्या होता है। इधर वायव्य दिशा की ओर भी तोप गोले बरसने लगे और शहर पर बार चलने लगी, और शहरों पर जो है सो अब टूट पड़ा, मतलब लोगों पर जो है सो आक्रमण होने लगा। ठीक है, यह देखकर बाई साहब को बड़ा दुख हुआ, और बाई साहब को जब बाई साहब ने देखा तो उनसे क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ, और निराशा की पहली सीढ़ी से उनका पैर
लगा, तब जाकर के उसको निराशा हुआ कहीं ना कहीं। बस परंतु वह जरा भी न डगमगाई, मतलब डिराई नहीं कि भाई सामना करना है अब, है ना। जगह जगह पर और अधिक बहादुर तैनात कर दिए, और ज्यादा से ज्यादा जगह जगह पर जो है ज्यादा से ज्यादा क्या सेना को जो है तैनात कर दिया, बहादुर को तैनात कर दिए, और स्वयं भी खाने पीने की चिंता छोड़कर किले और शहर की दीवारों पर सपने लगे। मतलब हमेशा खाना पीना की अब सिस्टम छोड़ करके झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अब खुद से लड़ेगी यहां। अब खुद से लड़ने के लिए जो है अपना दीवाल पर होता है ना, दीवाल पर अपना सावधान होना कि अगर आएगा तो मारेंगे, है ना। शहर पर तोप के गोले शुरू होने से रैयत को यानी प्रजा को बड़ा त्रास हुआ। एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूटकर 10, 20, 50 को घायल करता। मतलब कहने का क्या, अब रैयत प्रजा को बड़ा त्रास हुआ, एक आध गोला रास्ते में पड़ा तो फूटकर 10, 20, 50 को घायल करता, और 10, 5 मारे जाते। किसी घर पर पड़ा तो वह तो भस्म ही हो जाता। ऐसा ऐसा गोला था कि अगर एक गोला फूटता था तो 10, 20, 50 को घायल करता था, घायल हो जाता था, और 10, 5 तो मारे ही चले जाते थे। ऐसा ऐसा गोला था। अगर किसी घर पर अगर गोला गिर जाए तो समझो वो तो पूरा ध्वस्त ही कर देगा। ऐसा ऐसा गोला था भाई, भस्म हो जाता, उसके हो जाता था। उसके धक्के से आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते थे। और किसके धक्के से, आग के गोला के केवल धक्के से। देखिए आग जब फूटता है ना गोला, तो यूं जो फूटता है तो उसके धक्का लगता है ना, धमाका, धक्का, ठीक है, वही चीजें जैसे देखते हो बॉर्डर मूवी में, अब फूटा बम वहां, हम है खरा यहां, ऐसे पीछा फेंक देगा, तो इसका मतलब क्या, धक्का मारा उसको भाई, है ना। तो वही चीजें कर रहा है, ठीक है। आग लग जाती थी और क्या, आसपास के छोटे घर खंडहर होकर गिर पड़ते थे और आग लग जाती थी। परंतु बाई साहब ने शहर में बांबों का इंतजाम बड़ा अच्छा कर रखा था। आग लगी नहीं कि बम्बे तुरंत बुझाते थे, और शहर में धंधा रोजगार बिल्कुल बंद हो गया था। इधर उधर आने जाने से लोग घबरात रहे थे भाई। अब तो बात तो सही है कि अब आक्रमण पूरी तरह से हो चुका है। अब लोगों को निकलना वहां क्या हो गया था, डर लगने लगा था, खतरनाक होने लगा था। वहां अब निकलना एक प्रकार से क्या हो गया था, खतरनाक लगने लगा था, है ना। ठीक है, आग लगने, ठीक है, तो बम्बे तुरंत बुझाते थे। शहर में धंधा पानी रोजगार इत्यादि सारा क्या हो गया था भाई, बंद। और इधर उधर आने जाने से भी लोग क्या करने लगे, कतराने लगे कि भाई अब जो है डरने लगे, ठीक है। इधर बाई साहब ने भी अपनी तरफ से, हाँ, उसके लिए अपना जो है सो, जब गोला जो फेंका जाता था तो आग लग जाती थी लोगों के घर पर, तो उसके लिए अपना बाई साहब ने कहीं ना कहीं अपना व्यवस्था करके रखी थी वो बम्बे को, ठीक है। वो पानी, जैसे पानी का जो कनस्तर सब होता है ना वो, ठीक है। जबरदस्त नाकाबंदी शुरू की और अंग्रेजों की तरफ के बहुत से लोग मारे गए। चौथे दिन दोपहर में अंग्रेजों ने किले की दक्षिण बुर्ज की तोप बंद कर दी, और उस तोप पर कोई गोलंदाज टिक नहीं पाता था। लोगों में बड़ी हौलदिली फैल गई थी, मतलब लोगों में बड़ी हल्दीली नहीं होता है, हड़बड़ाहट, है ना, फैल गई थी। और तभी पश्चिमी बुरुज वाले हमारे गोलंदाज ने अपने मोर्चे की तोप दक्षिण की तरफ लगा दी, और दूरबीन से बेचूक निशाना साध कर तोप में पलीता लगाया, और तीसरे धमाके में ही अंग्रेजों की उत्तम गोलंदाज को ठंडा कर दिया। और इस तरह दक्षिण की तोप फिर चालू करके उसने अंग्रेजों की तोप को क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब जिधर जिधर से वार करता था उधर, जैसे तोप सबको देखिएगा,
तो बड़ा बड़ा रहता है, घुमाने वाला सिस्टम रहता है, उसमें गोला डाला फिर फेंका, दक्षिण की तरफ लगाओ और लगा के रखो। अब उसको लगाने सेटे करने में समय लग जाता है, तुरंत नहीं आप कर सकते हैं। इसलिए देखिएगा कि अगर ये बॉर्डर है उधर से अगर कोई आक्रमण करने वाला है तो उधर घुमा के रखेगा, है ना, वही चीज है। अब रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे, रात में शहर और किले पर गोले पड़ते थे। 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद जैसा दिखाई देता था। अब कहने का मतलब यह है कि 50-60 शेर का गोला, शेर जानता है? हाँ, एक शेर का मतलब 5 किलो होता है शायद, क्या? हाँ, पसेरी के 5 किलो कोई बुझा? 1 किलो एक शेर होता है ना, वही मतलब पुराने जमाने की बातें टाइप में दिल है, ठीक है, ताकि समझ सके। 50-60 शेर का गोला, अब 50-60 शेर का गोला जब तोप से उड़ता था तो एक छोटी सी गेंद सा दिखाई देता था, समझिए। अब 50-60 शेर का गोला, उतना बड़ा गोला, और जब वो ऊपर उड़ता था तो एगो गेंद के तरह नजर आवे छले आदमी के, समझिए, गेंद सा दिखाई देता था। ये लाल भर के गोले रात्रि के अंधकार में गेंद की तरह इधर उधर आसमान में उड़ते हुए बड़े विचित्र लगते थे। दिन में सूर्य के प्रकाश में अप्रतिभ हो जाते थे। दिन में तो उतना बढ़िया से दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन रात में जब अंधेरा होता होगा तब जो आदमी सब देखे होते, फूटे होते तो लगते होते, हाँ भाई, है ना। आदमी को ऐसा लगता कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा, कि यह गोला मेरे ऊपर ही आकर पड़ेगा, लेकिन वह 700-800 कदम जाकर फूटता था आगा जाकर, ठीक है। दिन रात लगातार युद्ध होने से शहर जर्जर हो गया था। अब जर्जर का मतलब यहां क्या? दिन रात गोला गिरता था तो उस शहर क्या होगा? भस्म, खंडहर, भस्म कहा जाए तो, है ना, भस्म हो गया था। 5वें 6ठे दिन भी इसी तरह युद्ध चलता रहा। कभी पहर, डेढ़ पहर, कभी एक पहर तो कभी 1.5 पहर तक बाई साहब की जय होकर अंग्रेजों का नाश होता था और उनकी तोपें बंद हो जाती थी। फिर कभी अंग्रेज की जीत होने लगती थी और कभी कभी अंग्रेजों की जीत होने लगती थी। अब युद्ध जो होता रहता है, जैसे कोई आदमी देखेगा गांव घर में, अगर कोई आदमी लड़ाई करा दो आदमी तो कभी लगेगा कि वो लड़का ओकरा पटक रहा, वो जितो बुझा, फिर बाजी मार देगा, नहीं नहीं ये आप बुझाए जितो। तो वो युद्ध करने में, जैसे क्रिकेट वगैरह कुछ भी अगर युद्ध होता है तो जैसे लगता है कि वो जीता, फिर वो पटका, फिर उसका सेना ज्यादा मारा गया, कभी उसका सेना ज्यादा मारा जाता है, होता है ऐसा, ठीक है। हमारी पलटन सेना घबराने लगती थी। कभी कभी जो लगता था कि अंग्रेज अब जीत रहा है तो हमारी सेना, मतलब झांसी की रानी की सेना घबराने लगती थी और तोपें बंद हो जाती थी। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद, सूर्य जब अस्त हो गया उसके बाद पश्चिमी मोर्चा की तोप बंद हो गई और वहां कोई ठहर नहीं पाता था और शत्रुओं के तोपे ने हमारा वह मोर्चा भी तोड़ डाला। और शत्रु मतलब दुश्मन के तोप ने हमारे मोर्चा, माने हमारे सेना का जो मोर्चा था वो क्या हो गया? तोड़ डाला। मतलब जो भी हमने मोर्चा किलेबंदी किया था सब तोड़ डाला। रात में कुशल कारीगरों के चुपचाप बुर्ज पर चढ़ाया गया ऊपर में और ईंट और गारा वगैरह नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए मनुष्य की नसेनी सी खड़ी कर दी गई थी और कारीगर भी बड़े ही चतुर और अपने काम में निपुण थे, मतलब, और दुश्मनों को आहट भी न मिली और रातों रात मोर्चा बांधकर तोप चालू कर दी गई। अब समझिए, जब इसकी मोर्चा को तोड़ दिया जाता था, झांसी की रानी की मोर्चा को क्या किया जाता था? जब तोड़ दिया जाता था तो रातों रात व्यवस्था करके चुपके से, तो है ना, मोर्चा बना करके उसके बाद फिर तोप लगा देता था, चालू करता था, है ना। उस समय अंग्रेज
गाफिल पड़े थे और उनका बड़ा नुकसान हुआ और पहर भर तक उनकी 2 तोपें बंद पड़ी रही। ठीक है। और 8वें दिन बड़ी प्रलय मची और बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। और 8वें दिन बहुत ही प्रलय मच गया। क्या मच गया? प्रलय मच गया। और जब प्रलय मच गया, प्रलय मतलब समझ में आ रहा है ना, कुछ ज्यादा ही नहीं, प्रलय मच गया मतलब युद्ध इतना संहार होने लगा कि समझो अब अंधाधुन लड़ाई। प्रलय का मतलब अंधाधुन लड़ाई। जैसे प्रलय मतलब एक नहीं कहते हैं कि कभी कभी भयंकर जो है हवा पानी जो आता है तो प्रलय आ जाता है। ठीक है। जैसे कभी कभी भगवान वाला मूवी सब देखिएगा तो प्रलय नहीं कहते भगवान प्रलय, हे प्रभु प्रलय आ गया, प्रलय आ गया, आदमी सब डगमगाने लगता है, पृथ्वी डोलने लगता है, उसको प्रलय बोलते हैं। तो इस तरह से युद्ध जो होने लगा तो उतना समझो भगदड़ मच गया खूब बढ़िया से, है ना, प्रलय जैसा आ गया। बड़ा ही घनघोर युद्ध हुआ। बहादुर लोग जोर जोर से एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे, एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। बंदूकों और तोपों की आवाज के सिवा और कुछ सुनाई ही नहीं देता था। नरसिंह, नगारे, बिगुल आदि बज रहे थे। धूल और धुआं, बारूद, गोले, बंदूकें और बाजों की आवाज, मनुष्य के चित्कार सब मिलकर बड़ा ही भयंकर वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अब समझिए, बाजों की आवाज, मनुष्य की चित्कार सब मिलकर के बड़ा भयंकर आवाज निकलता था, वातावरण उपस्थित कर रहे थे। अंग्रेजी फौजी ने बड़ी तबाही दी थी। मचाई मतलब मचाई। अंग्रेज के फौजों ने बड़ी ही तबाही मचा दी ना। परकोटे पर एक सिपाही, परकोटे पर के सिपाही और गोलंदाज एक के बाद दूसरे गिरते थे। जो गोला अंदाज, जो बड़ा बड़ा गोला, ठीक है, बड़ा बड़ा गोला गिरता था और उनकी जगह नए लोग खड़े किए जाते थे। ठीक है। बाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, बाई साहब को बड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और चारों तरफ घूम घूम कर सारा प्रबंध कर रही थी। जहां जरा कमजोरी देखी वहीं आदमी बढ़ाए। जहां देख लगने लगता था कि वहां हमारा आदमी कमजोर पड़ रहा है अंग्रेजों से लड़ने में, वहां आदमी भेजा जाता था, सेना को भेजा जाता था। अब आदमियों को हिम्मत दी, आदमियों को हिम्मत दी। आदमियों का मतलब कौन? झांसी की रानी जो है आदमियों को, लोगों को, सेना सबको हिम्मत दे रही थी। परंतु उन्हें बड़ी ही चिंता भी तो होती थी भाई कि पेशवा की तरफ से मदद क्यों नहीं आ रही है। और इस चिंता से उनको किंग कर्तव्य मूड बना दिया गया। अब इधर कालपी से तात्या टोपे 15,000 फौज लेकर निकला। कौन? तात्या टोपे जो था, नाम सुना होगा तात्या टोपे का, ठीक है, पढ़ा होगा पीछे। तात्या टोपे 15,000 फौज लेकर के निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। यह जो युद्ध हो रहा था कहां हो रहा था? झांसी में हो रहा था भाई। झांसी की रानी देखिए, देख रहे हैं जो किला बंदी, किला बराबरा। अब इसमें जो लोग रह रहे हैं तो मतलब इसमें क्या होगा भाई? अगर तो अब इस सब पर चढ़ करके, इस सब पर चढ़ करके तो पूरा दुनिया जैसा दिखेगा भाई, है ना। अब झांसी का एक किला है। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीता लगाया। इधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौज लेकर उससे लड़ने के लिए आ धमाका। मतलब इधर अंग्रेज फौज भी लेकर उससे लड़ने के लिए आधम का। इधर जो है इसका आदमी तो अबे किया भाई, और इधर अंग्रेजों का भी फौज सब अपना आ गया। वह लड़ाई का 10वां दिवस था, लड़ाई का 10वां दिवस था, 10वां दिन था। झांसी के सब लोग इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। इस लड़ाई पर ही झांसी के भाग्य का निर्णय समझते थे। सब लोग युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर आकर जम गए। अब सब लोग जो है युद्ध देखने के लिए परकोटे की दीवार पर
आकर जम गए और दोनों ही ओर की सिपाही अपनी जान होम कर लड़ रहे थे। एकदम जान को जोखिम में रख करके, हथेली पर रख करके अपना लड़ाई कर रहे थे। खूब सेना, खूब अंधाधुन गोलियां चल रहा है, बम बारूद सब फूटा जा रहा है। ठीक है, किसी को भी अपना भान नहीं रहा, किसी को भी अपना मतलब भान नहीं रहा, मतलब कहने को किसी को भी अपना ध्यान नहीं रहा कि अब हमें जिंदा रहना या क्या। आमने सामने की लड़ाई थी, प्यादे से प्यादा, सवार से सवार जूझ रहा था बिगुल, और निरसिंहों, बंदूकों, तोपों इत्यादि की आवाज हवा में धुंध सी बनकर छा गई थी। झांसी वाली बाई और उसके सरदार लोग दूरबीन लगाकर देख रहे थे, दूरबीन लगाकर देख रहे थे। कौन? बाई और उनके सरदार लोग जो है दूरबीन लगाकर देख। जब जो युद्ध होता है, जैसे बॉर्डर मूवी देखिएगा या कोई कोई मूवी में, कहां पर फौज है ऐसे देखेगा, कहां छुपा, कहां है वो आदमी, ऐसे दूरबीन लगा करके देखते हैं और कहां है। ठीक है, आगे। परंतु झांसी के दुर्भाग्य से कहो या तापे टोपे की अकुशलता से कहो, जैसे कहो, या तो झांसी की जगह का दुर्भाग्य था ये, या ताटिया टोपे की अकुशलता, मतलब उसकी कुशलता नहीं के कारण, जैसे आप समझिए। हिंदी सिपाहियों के, हिंदी सिपाहियों मतलब हिंदुस्तान के सिपाहियों के नादान और असुर होने से कहो, जैसे कहो कि यहाँ के सिपाही नादान थे या क्या थे। ताटिया टोपे की फौज टूटने लगी, ताटिया टोपे की फौज, अब चाहे अब जो समझिए, यहाँ के फौज चाहे नादान थे कि क्या थे, कि ना समझ थे कि क्या थे, कमजोर थे, लेकिन ताटिया टोपे की फौजें टूटने लगी। टूटने लगी मतलब कि कमजोर पड़ने लगा, और अंग्रेज की फौजें भारी पड़ने लगी। सिपाही लोग भागने लगे, सिपाही लोग भागने लगे। अंग्रेजी फौजों ने मोर्चों पर से तोपें निकाल कर भागने वाले पर निशाना साधा। लेकिन जब अंग्रेजों ने जो भाग रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया, जो उस पर निशाना साधने लगा, और रिसाले सवारों ने एकदम हल्का बोल दिया, हल्का बोल दिया। यह देखकर स्वयं तात्या टोपे भी 24 पन्ने और 36 पन्ने की तोप वहीं छोड़कर निकल गया। विजय मिलने से अंग्रेजों की हिम्मत दुगुनी चौगुनी हो गई। मतलब समझ में आया, यहां कहीं ना कहीं ताटिया टोपे का जो सेना लोग आया था, कहीं ना कहीं क्या पड़ गया, कमजोर पड़ गया। अंग्रेज ने उनको हरा दिया कहा जाए तो, और ताटिया टोपे जो है किसी तरह से जान बचा करके फिर लास्ट में भाग निकला। और ये जो जब ये इसका मतलब अंग्रेजों की जीत हो गई, विजय हो गई। जैसे ही अंग्रेजों की जब विजय मिली, अंग्रेजों की जब विजय हो गई तो अंग्रेजों की हिम्मत क्या हो गई, और दुगुनी तिनगुनी, वो तो निश्चित है। उन्हें लड़ाई का सामना भी मिला। झांसी वालों में हाहाकार मच गया। अब झांसी में क्या हो गया, जगह में हाहाकार मच गया। सब लोग दुख, भय और निराशा से टूट गए। सब लोग दुख, भय और निराशा से क्या हो गए, टूट गए कहा जाए तो भाई। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है, मतलब कुछ समय के लिए ही होती है। सिपाहियों को जब यह विश्वास हो गया कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी, अब झांसी पर जो है अंग्रेजों का शासन चलेगा, पक्का है। ठीक है, अब इस तरह से जो सिलसिला चल रहा था, तो अंग्रेजों को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को नहीं, मतलब सिपाहियों को, कहां के सिपाहियों को, झांसी के सिपाहियों को विश्वास हो गया कि अंग्रेज के हाथ अब झांसी लगने वाली है, मतलब उसके हाथ में आ जाएगी, और वे हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं करेंगे, जरा भी दया नहीं करेंगे। बात कब की है, 1857 की।
और अपना देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो यही सब तो बात हुआ है। अब कहने का मतलब क्या, अब 1947 में हुआ, तो अब देखिए 1957 मतलब इससे पहले, अब 57 है यहां, 1 जोड़ 2 तब ना 19, तो 19 हुआ। अब इतना से इतना गया, ठीक है, लगभग 100 वर्ष तो यही हो रहा है। हाँ, अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितने वर्षों तक राज किया? लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है। लेकिन वो बोलते हैं ना 200 वर्षों तक जो राज किया, तो एक ही बार में सब जगह थोड़ी हो जाता है। आज यहाँ का यहाँ जीते बिहार में, तो कल झारखंड, कहीं कुछ है, इस तरह से। तो झांसी की बात है, अब झांसी अंग्रेजों के हाथ लगेगी और वे हमारे ऊपर जरा भी दया नहीं करेंगे। इस विचार से उनका हौसला और दुगुना हो गया और बाई साहब ने सब सरदार को इकट्ठा करके कहा कि आज झांसी लड़ी तो कुछ पेशवा के बल पर नहीं, और आगे भी उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मतलब दूसरे तात्या टोपे का जो सेना आया था ना, ठीक है, भाग गया, तो अब झांसी को गुस्सा आया और वह खुद से लड़ने लगी। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं बाई साहब परकोट की दीवारों पर फिर से मेहनत करने लगे कि जा तू लोग भाग अब, लेकिन हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि उसको हताशा सा होने लगा कि अंग्रेज की अब जो है झांसी, अंग्रेजों झांसी पर अब क्या करेगा, हक जमाएगा, और जब उसका राज चलने लगेगा तो यहां की जनता पर बिल्कुल भी दया नहीं करेगा। यह सोच करके जो है इसकी हिम्मत बढ़ गई, ने हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा निश्चय करके सरदार लोग और स्वयं बाई साहब परकोट की दीवार पर फिर से क्या हो गए, मेहनत करने लगे। फिर उसी दिन रात में क्या, उसी दिन रात में अंग्रेजी गोलंदाजों ने फिर भयंकर हमला कर दिया। शहर और किले पर लाल लाल गोला की झड़ी लगा दी गई। किले के सब लोग रात भर जागते हुए बैठे रहे। रात गई और युद्ध का 11वां दिवस पहुंच आया, और युद्ध का अब क्या दिन हो गया, 11वां दिन। बाई तलवार बांधे हुए चारों तरफ सबको हिम्मत बांध रही थी, और गोलंदाजों को बख्शीशें दी गई। जो तोपें बंद हो गई थी वे फिर शुरू हो गई, और अंग्रेजों ने अपनी सारी करनाली तोपें किले पर ही लगा दिए। तब तो महलों में हाहाकार मच गया। उस दिन महल पर ही अंग्रेजों तोपों की सनी दृष्टि थी। मतलब अब सोच रहा था कि हर जगह से लोग सब तो भाग रहा है, हर जगह से हम जीत रहे हैं, मेन है क्या, किला तोड़ना। किसी राजा के किला को तोड़ को ध्वस्त कर दिया अगर, तो समझो वहां के जगह को जीत लिया जाता था। मेन तो वही है, ठीक है। उस दिन महलों पर ही ज्यादा ने अंग्रेजों ने एकदम शनि ग्रह जना लगल छले, परंतु खास महल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, ठीक है। बादशाही जमाने का चूने से बना हुआ था, मजबूत महल था, इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ यूं ही टूट सकता था, जहां गोला पड़ता वहां उतना बड़ा छेद हो जाता। हाँ, जहां गोला पड़ता था महलों पर, किला पर, तो छेद जरूर हो जाता था, लेकिन ध्वस्त नहीं हो पाता था, ठीक है। होता यो 2-3 छतों में भूकंप जैसा यानी भंबक हो जाते थे, और गोला नाकाम हो जाता था। और गोला क्या हो जाता था, नाकाम, मतलब कुछ ज्यादा ध्वस्त नहीं कर पाता था। परंतु ऐसा नुकसान भी कुछ कम न हुआ भाई, जो छेद हो जाता था, यह भी तो बड़ी नुकसान थी ना। महल के हरेक दालान पर गोले पड़ने लगे, महल के हरेक दालान पर गोले पड़ने लगे। अब महल में जो महल होता है उन लोगों का, तो महल के अंदर बहुत सारा दालान घर इत्यादि सब होता है ना जी।
तब तो सब लोग घबराकर नीचे की एक कोठरी के निर्भय स्थान समझ करके उसमें भरने लगे, कोठरी में छुपने लगे सब लोग। उस कोठरी के ऊपर 5 मंजिल थी, भरते 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 उसमें 64 आदमी जमा हो गए और वह ठसाठस हो गई। ठसाठस का मतलब कसाकस, हाँ, कस कस गए अंदर, ठीक है, कुछ इस तरह से। मैं भी उस कोठरी में था, दासियां भी थी, गर्मी और भीड़ तथा प्राणों के भय, इसलिए मौसम का बात कहा। अब मौसम गर्मी के आ एके में सब ठुसा रहल है, ठुसा रहल है, तो गर्मी तो स्वाभाविक है भाई, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दासिया और भी थे, गर्मी और भी है ना, प्राणों की भय के कारण शरीर से पसीना छूट रहा था और सांस छोड़ने की भी जगह नहीं थी। मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, पूरी 4 घड़ी उसमें काटी। मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय और क्या होता है आप लोगों के लिए। गर्मी लगतो तो लगतो, लेकिन करो नहीं होता जी, अगर निकलेंगे तो भाई मारे जाएंगे, इससे बढ़िया है कि हम थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करें। नहीं होता था डर से तो मान लो मैं देखते कि खतरनाक वो चीजें तो यो घुस जाते, है ना। पूरी 4 घड़ी उसमें काटी, मृत्यु के भय से बढ़कर दूसरा कोई भय और नहीं। सबके ही जीव कसमसा रहे थे, परंतु बाई साहब के गोलंदाजों ने बड़ी दिलेरी और फुर्ती दिखाई। अंग्रेजों की तोपों की खाली कर दिया गया और अंग्रेजों की तोपें खाली कर दिया। तब कहीं जाकर के महल में गोले पड़ने बंद हुए और सब लोग फिर उस कोठरी से बाहर निकले। मतलब समझ में आया कि अंग्रेजों के गोलाओं ने जब बंदूक चलाने लगे, मतलब तोपे जो चलता था अंग्रेजों के द्वारा, तो सभी लोग जो है महल में छुप गए, कोठरी के अंदर ठुसा गए कि मार तू, जब तक मार बे मार, जब तक हम इसी में रहेंगे। फिर थोड़ी देर, 1 पहर 2 पहर 3 पहर के बाद जो है गोला उसका हो गया मारते मारते खत्म। तब सोचा कि अब गोला आना बंद है, तब किसी तरह से सब लोग बाहर निकला। ठीक है, बातें समझ में आ रहा है ना, तो ये बात है। तरह लगातार 11 दिन तक लड़ाई चलती रही। आओ कोठरी से तो बाहर निकले। इस तरह 11वां दिन में ना हुआ, कोठरी में बंद, सब लोग ठुसा रहे थे। फिर सावास है उस स्त्री को, उस रात को रोज की तरह बाई साहब शहर की ओर किले पर गश्त लंगाकर तब बंदोबस्त कर रही थी। इतने में ही एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्च करके भी अंग्रेज सरकार को जय मिलती दिखाई नहीं देती है। उनका गोला बारूद भी अब चुक गया है, इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। मतलब कि अब पहरेदार सब पता लगाते रहता है। मेन तो होता है यही कि अब उसके पास कितना गोला, कोई आदमी गया कहीं लड़ने तो गोला बारूद सिस्टम से लेकर के आता है। जितना दिन तक चला भाई लड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, बैक होगा अब, ठीक है। तो वही खबर लेकर आया, ठीक है, और कहा कि कहीं ना कहीं उसका अब गोला बारूद खत्म हो रहा है, ठीक है। तो वही कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा और यह सुनकर बाई साहब को कितना आनंद होगा, यह तो उनका मन ही जानता होगा। अब बाई साहब को लगा कि ना, अब उसका जो अस्त्र शस्त्र जो कहा जाए, गोला बारूद सब खत्म हो रहा है। तो ये तो बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बातें हैं, बहुत अच्छी आनंद की बातें हैं, ठीक है। उनके चेहरे पर और भी दमक आ गई और उनकी शक्ति और हिम्मत दुगुनी हो गई ना, जो अकेले मेहनत कर रही थी। उस रात को 2 बजे लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद में सो गई।
लेकिन बाई साहब के ग्रह अच्छे नहीं थे। लगभग पौ फटने के समय शहर के दक्षिण बाजू की तोप एकाएक बंद पड़ गई और यह खबर लेकर एक आदमी आया और बाई साहब को जगाकर उसने सारा हाल कहा। अब क्या कहा कि सारी हकीकत सुनकर सबके पेट में पानी हो गया और हमारे प्राण भीतर ही भीतर घुटने लगे। हर हर 88 पहर तक बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद अंत में अंग्रेजों ने शहर को सर कर ही लिया। मतलब 6ठी मंजिल पर जाकर मैं देखने लगा। उस समय सवेरे धुंधला प्रकाश पड़ रहा था। देखा हजारों मजदूरों के सिर पर घास के कट्टर रखाए उनके पीछे पीछे गोरे सिपाही शहर की दीवार चढ़े आ रहे हैं। देखते ही देखते हुए ऊपर आ पहुंचे। घास वालों ने दीवार के पास पहुंचते ही अपने सिर के गट्ठर एक पर एक फेंक कर सीढ़ी बनाता चला गया, है ना। और उनके ऊपर से होकर गोरे सिपाही उतरने लगे। दीवार पर बाई साहब की सिपाही में से कुछ भी तो भाग निकले और जो सुर थे, जो बहादुर थे, उन्होंने यथाशक्ति गोरों को रोका, परंतु वे बेचारे बहुत थोड़े थे, ज्यादा तो थे नहीं, बहुत कम थे, इसलिए मार डाले गए, मतलब वो भी मारे गए। और 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हजारों गोरे शहर की दक्षिण दीवार पर फिर दिखाई देने लगे। ठीक है। फिर बाई साहब ने जैसे ही हकीकत को समझा वैसे ही हंस बिच्छुओं के डंक मारने के समान उन्हें दुख होने लगा इस बात का कि चेहरे की वैसे ही सहसा बिच्छुओं के डंक मारने के समान, बिच्छुओं के डंक मारने के समान उनको क्या हुआ? दुख हुआ। ठीक है, दुख हुआ। चेहरे की आब उतर गई, मतलब चेहरे की जो हंसमुखता था वो क्या हो गया? उतर गई। अक्ल गुम हो गई, मतलब जैसे बोलते हैं ना अक्ल गुम हो गया हमरा सुन का, वो वाली बात। ठीक है, अक्ल गुम हो गई। सोने के पहले जो खबर सुनी थी, सोने से पहले अच्छी खबर थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही सो करके उठी तो खबर कुछ अलग मिला। वह क्या थी और अब यह खबर, इसका अर्थ क्या है? भय, दुख और आश्चर्य से चित्त ऐसा उद्विग्न हुआ कि क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। बाहर आकर शून्य दृष्टि से वे दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी, जहां हजारों गोरे सिपाही बढ़े चले आ रहे थे, परंतु बाई साहब हम भट्ट भिक्षुकों की तरह कुछ नादान थोड़े ही थी। भय और विचार शून्यता का क्षण दूर गया। तुरंत ही बाई साहब को सूरत्व का आवेश आ गया। 1500 विलायती अर्थात मुसलमान अरब जो बहुत दिनों से उनके यहाँ नौकर थे, उन्हें लेकर तलवार खींचकर वे तुरंत ही किले से नीचे उतरी और बड़े दरवाजे से दक्षिण की ओर चल दी, मतलब जाने लगी। ठीक है, अब देखिए गोरे लोग शहर में आ गए थे, उनकी तलवारें भी म्यानों से बाहर निकल आई थी। सबके पीछे चलते हुए बाई साहब सेना के मध्य बीच से होकर तलवार लिए आगे बढ़ रही थी। गोरे और बिलायती लोगों की तलवारों में गांठ पड़ते ही चारों ओर भीषण दृश्य उपस्थित हो रहा था, मतलब हो गया था, भीषण संहार हो रहा था, लड़ाई। ठीक है, कि उसकी उपमा केवल महाभारत के युद्ध से ही दी जा सकती है। 100 तक गिनती गिनने में देर लगेगी, परंतु जोश में भरे हुए बिलायतियों को सैकड़ों गोरे मांगने में उतनी भी देर न लगी। बाकी जो बच्चे थे वे शहर में इधर उधर भागकर घरों और पेड़ों
कि आर से बंदूक तानने लगे। पीछे से जो गोरे लोग आ रहे थे उन्होंने भी तलवार न चलाकर दूर से ही गोलियां मारना शुरू किया। उस समय बाई साहब के साथ एक 75 वर्ष का वृद्ध और, ठीक है, पुराना सरदार जो था वह आगे आकर बाई साहब का हाथ रोककर कहने लगा, महाराज इस समय आगे जाकर गोली का शिकार होना व्यर्थ है। गोरे लोग इमारतों की आर लेकर गोलियां चला रहे हैं, लेकिन सैकड़ों गोरे शहर से के अंदर आ गए हैं, इसलिए शहर के सब फाटक उन्होंने खोल दिए हैं। इस समय लड़ने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप किले में जाकर दरवाजा बंद करके फिर कोई युक्ति सोचिए, बल्कि लड़ाई मत कीजिए। हमें समय को फिर से लौटा आना है। यह कहकर उसने बाई साहब को वापस भेज दिया, बूढ़े व्यक्ति ने कहा तो, ठीक है, और हाँक मारकर विलायतियों से भी लौटने को कहा। सब लोग किले में पहुंचकर फाटक बंद करके बैठ गए। फाटक बंद करके बैठ गए। इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और विजन करना शुरू किया गया। और 5 बरस से लगाकर 80 बरस तक के जो भी पुरुष दिखा उसे गोली या तो तलवार से मार दिया गया, उतार दिया गया। शहर के एक भाग में आग भी लगा दी गई और आग पहले हलवाई पूरे से लगाई गई। और उस समय शहर में ऐसा आर्तनाद फैला कि जिसका पार न पा रहा था। भेड़िए जब भेड़ों के झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों के प्राणों की जो दशा होती है। अब भेड़िया जब भेड़ पर जो झपटते हैं, भेड़िया जानते हैं ना, भेड़िया, अब भेड़ जो होता है बकरी की तरह, अब भेड़िया जो होता है जंगली जानवर जो झपटता है, ठीक है। तो जिस प्रकार भेड़िया जो भेड़ पर झपटा मारता है उसकी दशा हिन बिन हो जाती है, ठीक वही प्रकार दशा हो गई थी। वही इस समय लोगों की थी। किसकी? मतलब लोग यहाँ क्या है? भेड़। और गोरे लोग जो है सो युद्ध करने वाला और मार रहा था वो क्या है समझिए? भेड़िया, ठीक है। वही थी। भय से आतुर होकर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे और भागते भागते में ही बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए, मतलब मर गए। कोई इस गली में लपका, कोई घर के तहखाने को भागा, कोई दाढ़ी मूछे साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया। मतलब आदमी सब जो था, तो कोई आदमी क्या कर रहा था, इधर उधर अफरा तफरी मच गया था। तो अब सोच रहा था कि हम जो है सो पुरुष को तो मारा ही जा रहा था, तो कुछ पुरुषों जो है क्या कर रहे थे, अपना स्त्री का दाढ़ी मोछ कटवा कर आ स्त्री वाला रोल पकड़ कर मतलब बैठ जाए, जब बोलो हम स्त्री छी तो हमरा नहीं मारत, ठीक कुछ इस तरह की बात, हाँ है ना। भागते भागते में बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। कोई इस गली में तो कोई उस गली में भागा भागी कर रहे थे, तहखाने को भागा। कोई दाढ़ी मुच्छे साफ कर स्त्री वेश में धारण करके बैठ गया, ठीक है। कोई खेतों में जा छिपा, इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसे जो जुगत सूझी, जैसा उपाय सूझा अपना करने लगा, ठीक है। और दूसरी ओर गोरे लोग घरों में घुसकर मनुष्य की हत्या और सोने चांदी की लूट करने लगे। उनके घरों में घुसते ही जो दिखाई दिया उस पर सीधी बंदूक तन जाती थी। यदि उसने चटपट अपना माल अवस्वाब गोरे के हवाले कर दिया तब तो भला नहीं तो प्राण यमलोक में। इधर बाई साहब किले में आकर
बड़ी शोक विह्वल होकर दीवान खाने में बैठ गई और उस तेजस्वी स्त्री की उस समय की स्थिति और इसके अतिमानवीय पराक्रम का यह अत्यंत दुख कारक परिणाम देखकर हम सब के हृदय भर आए। सब लोग इधर उधर चिंताक्रांत होकर धीरे धीरे यही बातें करने लगे कि अब बाई साहब को क्या करना चाहिए। वहां के लोगों को अब मतलब सब एक दूसरे में सोच रहे थे, बोल रहे थे एक दूसरे को क्या करना चाहिए, अब क्या करें बाई साहब, अब क्या करें। परंतु बाई साहब के पास कोई भी उपाय नहीं था, ठीक है, और उनके पास जाता भी नहीं था कोई। एक पहर के बाद शहर के हाल चाल लेने के लिए बाई साहब छत पर आई कि शहर का हालचाल कैसा है। उस समय शहर का जो दीन दशा उनकी आंखें के सामने आया ना, उसे देखकर आंसू रोक न सकी। कौन? बाई साहब। बाई साहब को यह लगा कि मेरे कारण इन बेचारों का निरपराध प्राणियों की जाने जा रही है। मतलब क्या? मतलब जो है बाई साहब कहने लगी थी कि हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं, उसके साथ युद्ध करेंगे। अब जैसे ही युद्ध करेंगे तो युद्ध करने का मतलब है केवल बाई साहब को तो नहीं मारा जाएगा, वहां के सभी लोगों को मारा जाएगा। तो आगे आगे जो बाई साहब कर रही थी ना सारी व्यवस्था, सारे लड़ाई वगैरह, तो यह सोच करके अब मतलब बोल रही थी कि हमारे कारण ही इन लोगों की दशा ऐसी हुई है। ठीक है, स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है। बाई साहब का हृदय दुख और करुणा से इतना ओतप्रोत था कि उन्हें यह लगने लगा था कि मैं महापातकी हूं। यह निश्चय उनके मन में कायम हो गया और सब लोग बुलाकर उन्होंने कहा, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राण की रक्षा के लिए उपाय करें। जिस वृद्ध सरदार ने सवेरे बाई साहब को किले लौटाया था, वही इस समय भी आगे बढ़ा और बाई साहब को दीवान खाने ले जाकर कहने लगा कि महाराज आप जरा शांत हो, आप जरा शांत हो। इनका कहना था कि अब हम जो है आग लगा करके मर जाते हैं, आप लोग अपना अपना जान बचा करके भागिए, कोई बात नहीं, ठीक है, अब हमें, है ना। लेकिन जो है सो वो बूढ़ा व्यक्ति फिर से बाई साहब को समझाने लगे, बोले कि आप शांत होइए, ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, ईश्वर ही शहर पर दुख लाए हैं, तो ईश्वर ही काटेंगे, है ना, ईश्वर ही इनकी हल करेंगे। ठीक है, महाराज आप जरा शांत होइए, ईश्वर ही शहर पर यह दुख लाए हैं, तो मनुष्य उसका कोई इलाज नहीं कर सकता, इसलिए भगवान ही इसका इलाज करेंगे। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, आत्महत्या करना बड़ा पाप है। दुख में धैर्य धारण करके गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। दुख के समय जो है सो एकदम धैर्य रखना चाहिए इंसान को और गंभीरता पूर्वक से सोचना चाहिए। ठीक है, उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं। आप सूर हैं, आप तो वीरों के वीर हैं। रात में तैयारी करके शहर के बाहर निकल चला जाए, रात में तैयारी किया जाए और तैयारी करके शहर से बाहर निकल जाया जाए। मौका पड़ने पर शत्रु से दो हाथ लड़ते हुए घेरा तोड़कर पेशवा से मिला जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा, वृद्ध व्यक्ति ने। बस इसी बीच में यदि मृत्यु आ गई तो बहुत अच्छा। यहां आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ण जीतना उत्तम है। मतलब इससे बढ़िया होगा कि आप जो है सो खुद से आत्महत्या करेंगे, इससे बढ़िया है कि हम युद्ध करते करते मर जाएं, है ना। इधर बाई साहब रात के बाहर 12 बजे सब तैयारी करके और किले के बाहर निकली।
मोरोपंत, तांबे आदि जितने सगे संबंधी थे वे सब भी हथियार बंद होकर घोड़े पर सवार होकर साथ हो गए, एकजुट हो गए, और हरेक की कमर से मोहरे बंधी थी, है ना। और खजाने में जो कुछ भी अर्थ था वह सब एक हाथी पर लाद दिया गया और उसे बीच में किया गया। साथ में 200 पुराने और जान पर खिल जाने वाले सरदार थे। इसके अलावा सवेरे अंग्रेजे के छक्के छुड़ाने वाले 1242 बहादुर भी चल रहे थे। 1242 बहादुर भी साथ में चल रहे थे। और बाई साहब पजामा, स्टॉकिंग, बूट वगैरह पुरुष वेश धारण किए हुए, पुरुष का रूप पकड़ करके, है ना, हुए थी, और लिए ऐश्वर्य सुख मान प्राण सबकी आस, है ना, और छोड़ बैठी हूं, ठीक है, छोड़ बैठी हूं, न जाने कौन से पाप के फल से ईश्वर हमें यश नहीं देते। क्या? ठीक है, हमें ये कौन से ईश्वर हमें यह नहीं देते। चरखारी में बड़ी लड़ाई हुई परंतु जय शत्रुओं को ही मिली। फिर भी जो है लड़ाई तो काफी हुआ लेकिन विजय किसकी हुई? शत्रु की, मतलब उसकी विजय हो गई। अब वे कालपी की तरह बढ़े आ रहे हैं। जल्दी ही वहां भी जंग होगी। जो कुछ लीलार में लिखा होगा, मतलब जो भी नसीब में लिखा होगा सो तो होना ही है, यानी होगा ही। यह कहकर बाई साहब उठी। हम भी खड़े हो गए और बाई साहब घोड़े पर सवार हुई। तब एकाएक उन्होंने पूछा, कालपी क्यों जा रहे हैं? कालपी जगह का नाम है। कालपी क्यों जा रहे हैं? उनके पूछने पर मैंने कहा, कालपी में बहुत सी दक्षिणी है और उनसे कुछ दक्षिणा लेकर यमुना पार करके गंगा स्नान के लिए ब्रह्मव्रत क्षेत्र जाना चाहते हैं। तो अच्छा, तो तुम कालपी में गोदाम पर आना। यह कहकर बाई साहब ने घोड़ा बढ़ाया और कालपी में 3 दिन लड़ाई चली। कितने दिन? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पेशवा की फौजें लड़ाई के लिए बेकार हो चुकी थी। पेशवा की जो सेना थी, फौज, वो क्या हो गया? बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह में अंग्रेजों की जय होने से गदर वाले बहुत कुछ निराश हो चुके थे। दिल्ली में, लखनऊ में, झांसी में, हर जगह जो है अब अंग्रेज अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो वहां के लोगों ने जो है सो गदर वाले को बहुत ही निराशा हो चुकी थी। इसलिए बहुत से पुराने तजुर्बेकार पलटनी लोग अपने प्राणों के भय से पलटने छोड़कर चले गए थे। अंग्रेज सरकार ने उनके नाम पहले से ही जगह जगह जाहिर नामे में लगा रखे थे। इसलिए भेष बदल कर वे लोग दूसरे काम धंधे करने लगे। जो नए लोग रखे गए थे वे बिल्कुल नौसिखिए थे और उन्हें ढंग की कवायद भी न आती थी, इसलिए टिकाऊ नहीं थे। इतना ही नहीं, गदर में अच्छे और दमदार लोग जब मिलने की राजी नहीं हुए तो एक सिपाहियों, चोरों, लुच्चों और लुटेरों की भर्ती होने लगी और उनका लक्ष्य लड़ाई न होकर लूट अधिक थी। तीसरे दिन जब उन सिपाहियों को लगा कि जीत अंग्रेजों की ही होगी और पेशवा टूटेंगे तो वे लोग सैकड़ों की तादाद में आकर के लड़ाई मैदान में छोड़कर शहर में आ घुसे और दंगा, लूट, अनीति मचाई। चीनी की तो सड़क पर बिछायत बिछ गई। अनाथ स्त्रियों की बड़ी ही दुर्दशा की गई। ये लोग लूटपाट कर ही रहे थे कि इतने में अंग्रेज लोग सारे मोर्चे जीत कर शहर में आ गए।
उन्हें देखते ही ये डाकू काले सिपाही जहां सिंह समाया उधर ही भाग निकले। सैकड़ों की हत्या हुई और ताटिया टोपे झांसी वाली बाई और राव साहब तो अपना रंग फीका देखकर पहले ही जंगल में निकल गए थे। और ग्वालियर में शिंदे सरकार के आश्रम में जो लड़वाए लोग थे वे ताटिया टोपे के साथ चले गए थे। कालपी में पेशवा की हार होने पर अब हार होने पर सब पलटने ग्वालियर की ओर पलट पड़ी। बस मुरार में शिंदे सरकार के फौज छावनी थी। उन्होंने कहा वहां जाकर मोर्चा बांधा और शिंदे को कहलाया कि या तो खर्चे के लिए हमें 4 लाख रुपए दो, नहीं तो मैदान में आओ। उस पर दिनकर राव राजबारे दीवाने ने जवाब दिया कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। जयजी महाराज शिंदे उनके दीवान आदि सब फौजें लेकर मुरार नदी के पार पहुंचे। शिंदे की तरफ के बहुत पलटनिया ने यह कहा कि हम लड़ाई का ठाट तो बांध देंगे लेकिन पेशवा पर गोली नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वे आपके और हमारे दोनों के मालिक हैं। इतने में ही गदर वाली फौज की तरफ से तोप में पलीता दे दिया गया और मारू बाजे बजने लगे। शिंदे और दीवान ने अपनी ओर के गोलंदाजी को बहुत कहा, मगर उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नमक हरामी नहीं करेंगे। शिंदे राजा दीवाना दोनों ही घोड़े से उतर पड़े और अपने हाथों तोप में बत्ती लगाई, परंतु तोपों के अंदर तो बाजरे की थैलियां भरी हुई थी। तब तो शिंदे राजा और दीवान राजबारे हक्का बक्का रह गए और तुरंत ही घोड़े पर सवार होकर आगरा का रास्ता पकड़ा। इधर लड़ाई की चुटपुट तो हो ही चुकी थी। 100-200 आदमी मारे काटे गए कि इतने में शिंदे और उनके दीवान के भाग जाने की खबर चारों ओर फैल गई। शिंदे के सिपाही यह सुनते ही इधर उधर भाग खड़े हुए। लड़ाई बंद हो गई। सीमंत पेशवा की ओर शहनाई बजने लगी और उन्होंने लश्कर की ओर कुछ किया। शिंदे सरकार ने फूलबाग नामक एक बड़ा ही रमणीय बाग लगवाया था। श्रीमंत वहां एक रात बंगले में ठहरे। गदर वालों ने सारा बगीचा उजाड़ डाला। हाथी ऊंट वगैरह इधर उधर छोड़ दिए गए। 100 पेड़ फूलों की दुर्दशा हो गई, जिसके कारण पेड़ और फूलों की दुर्दशा हो गई और बंगले के अंदर लगे हुए शीशे तक फोड़ दिए गए। बंगले के अंदर जो शीशा लगा था वो सब फोड़ दिया गया और फोड़ डाले। शहर में सर्राफा और दुकानों में फटाफट बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई। सड़कों पर भूत लौटने लगा, मतलब सुनसान हो गया, बिल्कुल सड़क पर सुनसान हो गया। फिर सीमंत ने डोरी पिटवा कर सब दुकानें खुलवाई और रीतिमत फिर से व्यवहार शुरू किया गया। शहर के राजमहल में पहले से भेजा जा सीमंत राव साहब इसका विचार कर रहे थे। तभी झांसी वाली रानी ने स्वयं वहां जाने की आज्ञा मांगी और राव साहब ने कहा कि शत्रु का शहर है, महलों में बड़े धोखे होंगे, बंदोबस्त करके जाना। किसको? बाई साहब को। तब बाई साहब 200 सवारों लेकर के बड़े गंभीर भाव से शहर में आई। फिर सवारी सर्राफे और प्रमुख बाजारों से चली जा रही थी और बाई साहब के सम्मान में सिपाही आगे बंदूक से हवा में फायर करते चलते थे। इस तरह सवारी माहौल में पहुंची और महल के पीछे वाले हिस्से के लोग अभी नहीं गए थे, कारण कि वे सब
बैजाबाई साहब सिंधे के कारकुन थे। उन्होंने जाकर कहा कि इधर बैजाबाई साहब रहती है, अपने लोगों को इधर आने से रोक दीजिए। झांसी वाली रानी ने तुरंत ही अपने लोगों को ताकीद कर दी कि जहां जहां बाई साहब के ताले पड़े हों उधर तुम लोगों के जाने का कोई काम नहीं। बैजा बाई साहब 4-5 दिन पहले महल छोड़कर महल छोड़कर फिर बारिश होने लगा। हाँ क्या है, महलों में बड़े धोखे होंगे, इसे हो गया। पहले महल छोड़कर परेड की तरफ चली गई थी। झांसी वाली रानी ने महल में जाकर पहले तो वहां की सब चीजें अपने ताबे में ले ली और फिर राव साहब और तातिया टोपे को खबर भेजी कि यहां सब ठीक है, आप चले आइए। तब राव साहब की सवारी बड़े ठाठ बाट के साथ शहर के बड़े बड़े बाजारों से होकर धीरे धीरे आगे चलती हुई महलों में आई। सिंधे सरकार के मुनीमों और कारकुनों ने उनको भेंट की। राव साहब ने कहा कि हम यहाँ ब्रह्म भोज कराना चाहते हैं, इसलिए कल से मुक्त द्वार भोजन का प्रबंध करो। बेसन के लड्डू और पकवानों के साथ 1-1 रुपया दक्षिणा बांटी जाए। जब तक कि हम यहाँ रहेंगे तब तक रोज यह कायदा चलेगा। मुनीमों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज के हुकुम के अनुसार ही सब सरंजाम हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह बड़ी राजी खुशी से सीमंत राव साहब ने वहां 18 दिन बिताए राजी खुशी के साथ। अब देखिए, रोज मुक्त द्वार होता था, शहर का प्रबंध बहुत अच्छा कर रखा था। मुरार में एक पलटन तैनात थी, लेकिन 18वें दिन 12 बजे के लगभग अचानक बड़ी खलबली मच गई। खबर पड़ी कि आगरे से अंग्रेज फौज ने आकर मुरार पर हल्ला बोल दिया है। उसी दम झांसी वाली बाई, तातिया टोपे और राव साहब घोड़े पर सवार होकर एक फौज के साथ मुरार की ओर दौड़ गए। फिर मुरार में घमासान युद्ध हुआ और झांसी वाली की गोली लगी, पर वह मानी नहीं। दूसरा तलवार का करारा हाथ उनकी जांघ पर पड़ा। उस समय वे घोड़े से गिरने लगी और तातिया टोपे ने चट से उन्हें संभाल कर घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बाई साहब की मृत देह को एक जगह रखकर लोगों ने उसका दहन किया। मतलब बाई साहब, हाँ मर ही जाते हैं ना। अंग्रेजों की जीत रही, गदर वाले इधर उधर भागने लगे। इस प्रकार रानागन में उस मशहूर देवी स्वरूपिणी स्त्री ने मृत्यु पाकर स्वर्ग को जीता। परंतु गदर वालों की सदा उत्साह और शूरता से चमकने वाली प्रत्याश वीर श्री निस्तेज हो गई, है ना। तो यही बात है कि उनकी मृत्यु तो हो गई और वह जो है सो वीरांगन अपना, है ना, वीर गति को प्राप्त की। ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाला में जो 8वां जो 10वां में पढ़ा जाता है, वो भी यही कहानी बताया गया वहां। तो वहां पर कविता के तौर पे बताया गया है। ठीक है। लेकिन वहां भी यही होता है कि लड़ते लड़ते जाती है, घोड़ा बीच में, घोड़ा उसका जो है सो दम तोड़ देता है। उसमें कहानी जो है, घोड़ा उसका
हार मान लेता है, मर जाता है, फिर दूसरा घोड़ा लेता है, फिर दूसरे घोड़े के साथ भी खूब लड़ती है। लेकिन जब एक जगह नाला आता है तो नाला घोड़ा से पार मारते 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 युद्ध सब योद्धा सबको मारते मारते सबको जो जा रही थी। और जैसे ही अब उस समय क्या होता है, जब युद्ध के बीच में अगर आप रुक गए तो मारे चले जाइएगा। अब ऐसे ऐसे भाज करके आप बहुत ही आदमी आगे है, सेना सब तो मारते मारते निकलेंगे घोड़ा पर, लेकिन रुकेगा तो क्या होगा, मार दिया जाएगा। ठीक है, तो वही बातें हुआ, फिर उसको जो घोड़ा जब नाला के पास आ गया तो नाला जो है पार कर ही नहीं पा रहा था घोड़ा। सब घोड़ा सब तरह का होता है ना भाई, पहला जो उनका घोड़ा था तो वो तो किसी भी चीज को फान जाता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी लड़ते लड़ते। फिर जो है दूसरा घोड़ा आया तो नाला को पार ही नहीं कर रहा था, बस उसी समय इसको दबोच लिया सब, फिर मारी चली गई। आंखों देखा गदर, तो देखिए इसमें क्या है जो क्वेश्चन, अंग्रेज को किले को समझने में कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। अब लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई, सब क्वेश्चन में है। शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगा, तो इस तरह से सारा क्वेश्चन अब आपसे बन जाए।